Hello everyone, this is Ankita Shukla. I hope you all are doing well. And what happened? What is this video about? So a little bit of barbadi happened and dukh happened this weekend on Saturday. क्या हुआ कि जीएस का जो पार्ट था हमारे ऑली बोर्ड के एसएससी सीजीएल टीयर 1 लाइव टेस्ट में वो हमने बर्बाद किया। जीएस का पार्ट हमने नहीं, बहुत सारे लोगों ने बर्बाद किया है। कुछ ने नहीं किया, कुछ का अच्छा गया, लेकिन मोस्ट ऑफ अस हमने फिर से गुड़गोबर किया। सो चलिए आज वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी मेरा कुछ अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जीएस का पेपर बहुत अच्छे लेवल का था, तो मैं इस तरह से कुछ बनाती हूँ अपने हार्ड कॉपी, मतलब अपने रजिस्टर में इस तरह से कुछ नोट्स बना लेती हूँ, कुछ चीज़ें लिख लेती हूँ उन क्वेश्चन से रिलेटेड। सो इस बार मैंने डिजिटली ये काम किया है सो दैट मैं आप लोगों को भी वो चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ। एंड मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं ऐसा कुछ लाने वाली हूँ। सो है इट इज़। इस पूरे वीडियो के स्टार्ट होने के पहले मैं एक डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि देखिए मैं बहुत बड़ी कोई इंटेलिजेंट इंसान नहीं हूँ। मैंने खुद ही रिसर्च कर करके, मतलब रिसर्च नहीं, सर्च कर करके इनके बारे में डेटा इकट्ठा किया है और यहाँ लिखा है। तो यदि बोलते वक्त कुछ मैं गलत बोल दूँ तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं पिन कर दूँगी या फिर पिन कमेंट में उस चीज़ को ऐड कर दूँगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि है जीएस का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे कहा गया था कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये तीनों के तीनों सही थे और मैंने पता नहीं क्या सोच के ये वाला गलत कर दिया, क्योंकि मेरी बायो अच्छी है नहीं, मुझे ये आता भी नहीं था। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता क्या है? आउटर लेयर दैट लाइज ऑन टॉप ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है उसके ऊपर, जो ऐसे ऊपर सिकड़ी सिकड़ी सी खाल सी नहीं होती है ब्रेन के ऊपर, बस वही होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एंड ये रिस्पॉन्सिबल किन चीज़ों के लिए होता है? मेमोरी, थिंकिंग, लर्निंग, रीजनिंग, इमोशंस, कॉन्शियसनेस, फंक्शंस रिलेटेड टू योर सेंसेस, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। एंड क्योंकि बात हुई है ब्रेन की, तो ब्रेन के बारे में तीन चीज़ें, मतलब तीन चीज़ें नहीं, ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये तीन पार्ट्स होते हैं। वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फोर ब्रेन, जैसे कि हंगर, मेमोरी एंड पेन। एंड मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए, जैसे कि विजन, हियरिंग। एंड हिंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है पोस्चर एंड बैलेंस के लिए। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट बीट एंड डाइजेशन जैसी एक्शंस के लिए भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि कह रहा है कि एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज होती है किधर से किधर जाने में। तो आंसर है लेफ्ट टू राइट जाने में, लेकिन इसको हम याद कैसे करते हैं? देखिए, एटॉमिक रेडियस इधर की ओर, ये मैंने चार्ट लगा दिया है, काफ़ी चीज़ें इसमें है। एटॉमिक रेडियस इधर से इधर इंक्रीज हो रही है, इधर से इंक्रीज हो रही है। आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर की ओर इंक्रीज हो रहे हैं, इधर भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे ये वाला होगा, यहाँ पे मैक्सिमम क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, ठीक है। और जो इधर यहाँ पे होगा, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर भी इधर ही इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा? एटॉमिक रेडियस होगी एंड मेटेलिक कैरेक्टर होगा। बस इतना याद रख लो। इस कोने में मैक्सिमम होता है IEEA और यहाँ पे मैक्सिमम होता है AR MC या फिर MCAR। इस तरह से याद कर लीजिए। बेसिक सी चीज़ है कि कोनों कोनों से याद करिए, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ये याद करने जाएंगे बहुत टफ हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें इस कोने में लिख लीजिए, कुछ चीज़ें इस कोने में लिख लीजिए, बस आपको पता चल जाएगा। अगर इस कोने में है, इसका मतलब यहाँ टॉप से बॉटम जाने पे इंक्रीज हो रही है, या राइट टू लेफ्ट आने में इंक्रीज हो रही है। मेटालिक कैरेक्टर भी इधर इंक्रीज होता है। एंड दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 28 देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 था बाडा ओशा फेस्टिवल से रिलेटेड कि ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है। सो ये उड़ीसा से रिलेटेड है, जो कि मैंने जब मैं मॉक दे रही थी उस टाइम पे भी बोला था कि मुझे उड़ीसा लग रहा है, लेकिन मैंने किया नहीं था क्योंकि मेरा तुक्का लगाने का इरादा नहीं था कुछ भी। इसके बारे में मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये उड़ीसा का है, नवंबर में मनाया जाता है, कार्तिक त्रयोदशी वाले दिन मनाया जाता है। धवलेश्वर मंदिर जो कि शिव जी को डेडिकेटेड है, वहाँ से रिलेटेड है ये त्यौहार। एंड देन हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सिलियस्ट क्वेश्चन, सिलियस्ट मिस्टेक क्वेश्चन तो अच्छा है, ये पता नहीं क्यों मैंने क्या किस लिए किया है पता नहीं। इसमें है, यदि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल धीमी है, साउंड की जो स्पीड है वो स्लोअर है, तो इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि इसकी डेंसिटी जो है माध्यम की या मीडियम की वो कम है। अब हम सबको पता है साउंड जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर पाता है साउंड। तो यहाँ वैक्यूम मतलब ज़ीरो मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे गैस में वैक्यूम से थोड़े ज़्यादा मॉलिक्यूल, फिर लिक्विड में और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड में और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी भी ऐसे ऐसे इंक्रीज होती जाती है। तो जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे ध्वनि की स्पीड यानी साउंड की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे ज़ीरो होती है स्पीड, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल ही नहीं कर सकता वैक्यूम में। गैस में फास्ट हो जाती है, लिक्विड में और फास्टर, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। सो ये तो बेसिक चीज़ थी, बहुत सिंपल सी, जो कि मैंने गलत की। फालतू में दुख खत्म ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फिडे वर्ल्ड कप चेस चैंपियनशिप 2023 कौन जीता? तो ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था कजाकिस्तान में 2023 वाला। 2024 वाला टोरंटो कनाडा में हो रहा है। एंड मैग्नस कार्लसन, छी मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से हैं, ये इसके विनर थे। एंड प्रज्ञानंद जी जो हैं हमारे इंडिया से, ये रनर अप रहे थे, मतलब इनसे हार गए थे फाइनल्स में। एंड
मैग्नस कार्लसन एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, ये बड़े दुखदाई लोग रहे हैं हम लोगों के लिए 2023 में। क्वेश्चन नंबर 31, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड ये मैंने सही कर दिया था क्योंकि ऑड वन आउट से मैंने अलग कर दिया था, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो कंसीडर किया जाएगा एस्टिमेट, मतलब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। रेंट आएगा तो वो भी जाएगा, वेजेस, प्रॉफिट आएगा तो वो भी जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जाएंगी। यही एक था जो कि सब कुछ फ्री था, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। इकोनॉमिक्स मेरी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बहुत महान ज्ञानी बन के यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरे से गलत हो जाए। अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बाकायदा अच्छे से, ठीक है। एंड देन हमारे पास में क्या है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम इन इंडिया, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, तो कौन सी हैं? यही दोनों हैं, गोदावरी महानदी, ब्रह्मपुत्र बहुत ऊपर हो जाएगी, रावी होगी नहीं, एंड तो 2 एंड 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मैप लगा दिया है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जाके, एंड यहाँ पे नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये सारी की अरेबियन सी में गिरती हैं आके। एंड देन हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि एकाइल फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या है? ये क्वेश्चन ईजी था, लेकिन 2 मिनट सोचते तो शायद हो जाता, लेकिन 2 मिनट सोचा ही तो नहीं ना। RN3 हम सबको पता है एजाइड फंक्शनल ग्रुप है। RCHO, CHO एल्डिहाइड, RCOX एंड RCO, CO जो है वो एकाइल, X लग जाएगा तो एकाइल हेलाइड। अगर सोच लेते कि X लगा है तो हेलाइड होने वाला है, तो ये पूरा एकाइल हो जाता। इन दोनों का तो पता ही था। सो यहाँ पे थोड़े और मैंने लिख दिए हैं, ये देखिए एजाइड हो गया। और अगर आपको सही लगे, वैसे सारे तो नहीं इंपॉर्टेंट होते, लेकिन आपको जो भी सही लगे आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। थे इसमें और भी, मैंने नहीं लगाया। 23rd एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में हुई है, तो 2025 वाली जो 24th नंबर की आर्चरी एशियन आर्चरी चैंपियनशिप होगी वो कहाँ पे होगी? बांग्लादेश में होगी। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसमें और भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नहीं ज़्यादा बताने के लिए, इसलिए मैंने सिर्फ आंसर टिक किया है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि ऑल अथॉरिटी सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल नंबर 144 में है। ये काफ़ी जाना पहचाना फेमस सा आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 137 की बात करें तो इसमें एससी के निर्णय की समीक्षा का प्रावधान है कि एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। आर्टिकल नंबर 121 में कहा गया है संसद की चर्चा पर प्रतिबंध। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे कर लगा दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में संसद में कोई भी चर्चा नहीं होगी। सिर्फ जब उसको हटाया जाएगा या महाभियोग लगेगा, नहीं सॉरी, महाभियोग कहाँ लग जाएगा न्यायाधीश में, जब इनका रिमूवल होगा उस टाइम पे ही सिर्फ यहाँ पे संसद का रोल आएगा। 157 राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 इसमें पूछा गया था कि कौन सा पेयर गलत है, तो इसमें से फर्स्ट बैटल ऑफ 1526 में हुआ है पानीपत का पहला युद्ध, एंड 1206 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एरा ऑफ दिल्ली सल्तनत, एंड 1905 डेथ ऑफ अकबर, अकबर की मृत्यु हुई। जो गलत पेयर था वो था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, जो कि 322 ईशापुर में हुआ है बिफोर क्राइस्ट। मौर्यन एम्पायर का छोटा सा माइंड मैप मैंने यहाँ लगा दिया है, जिसको जूम करके आप देख लीजिएगा, मैं PDF आपको दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, जो कि कह रहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो मिलेट्स है, मतलब यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में ये है कि इंडिया जो है वो कितने टाइप के मिलेट्स को प्रोड्यूस करता है, तो 9 टाइप्स के मिलेट्स को प्रोड्यूस करता है। सत्ता के साथ में सिडबी ने मिल के जो इंडेक्स जारी की है, वो इंडेक्स का क्या नाम है? इंडेक्स किस लिए जारी की गई है? MSME की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझने के लिए। तो इस इंडेक्स का नाम है संपूर्ण। जो ये संभावना लिखा हुआ है ऑप्शन में, इसके बारे में जब मैंने पता किया तो ये पता चला है कि संभावना इज एन इनोवेटिव प्रोग्राम डिजाइन टू एड्रेस द लर्निंग गैप्स फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज इन स्कूल, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन ये सुभिक्षा का लिखा हुआ है। ये क्या है? जो केरला वाटर अथॉरिटी है उसने हैंड ओवर किया है 4 एकड़ ऑफ लैंड, किसको? कॉर्पोरेशन को। किस लिए? फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टैपियोका, ठीक है। सारे हो गए। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो किसने दिया था? सो बेसिकली आंसर है वर्नर हेजनबर्ग। एंड यहाँ पे और नील बोर के बारे में हम ये जान सकते हैं, ये एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड थे, एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड थे। एंड यहाँ पे टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है 2023 वाला वो किसको मिला है? अंबाई को मिला है। इनका ये पेन नेम है अंबाई, इनका रियल नेम है CS लक्ष्मी, जो कि तमिल लेखिका हैं। यहाँ पे अगर गीता हरिहरन की बात करें तो इनकी एक बुक है द 1000 फेसेस ऑफ नाइट, ये नॉवल है, काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि सातवाहन किंगडम जो है उसमें जो अहराज और राष्ट्राज थे, इनका क्या मतलब था? तो आंसर डिस्ट्रिक्ट होगा। मैंने टाउन कर दिया क्योंकि मैंने हिंदी में देखा नहीं, इंग्लिश में
टाउन सही लगा तो मैंने टाउन कर दिया, पता नहीं क्यों कर दिया, बस कर दिया। सातवाहन डायनेस्टी के बारे में माइंड मैप यहाँ पे लगा हुआ है, एक नहीं 2 लगे हुए हैं। सो एस्टैब्लिशमेंट फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था, आंध्र प्रदेश रिलेटेड है एंड ये मातृ सत्तात्मक थे क्योंकि इनके में देखो गौतमीपुत्र सातकर्णी माता का नाम लगता था इनके नाम के आगे। एंड क्या, हाँ यही एक सबसे जीपीएस से कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट इनके रूलर हैं। एंड देन उसके बाद में वशिष्ठी पुत्र श्री पुल्लुवामी एंड इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी, काफ़ी हौश पौश सी स्टोरी है। अगर आपको पढ़नी हो तो ये मैप लगा हुआ है, आप इससे रिवाइज कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, वीडियो लंबी हो जाएगी ना। एंड यहाँ पे सातवाहन डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ, ये पढ़ लीजिए। जनपद उसको डिवाइड करके अहराज बनते थे, जैसे ना हमारा इंडिया है, इंडिया के अंदर प्रदेश है, फिर जिले हैं, इस तरह से, फिर गाँव है, शहर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से अहराज ये इनका डिवीजन था। अहराज को हेड करते थे अमात्य, ग्राम को हेड करते थे ग्रामिक। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इम्पीचमेंट चार्जेस जो हैं वो प्रेसिडेंट पे कहाँ पे लगाए जा सकते हैं? ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी घर में नहीं, किसी भी हाउस में, मतलब राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में लगाए जा सकते हैं। एंड ये बहुत सिली सा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर प्रेसिडेंट की बात हुई राष्ट्रपति की, तो अगर जिनको पता हो ये वाली ट्रिक वो स्किप कर सकते हैं, बाकी जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। पकानिको का दुयो दशम, इसी में निपट गए राष्ट्रपति हमारे। प से पद, राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है। क से कार्यकारी शक्तियाँ जो कि राष्ट्रपति में नियत होती हैं, ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 53 में। नी से निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 54। को से कोटा, मतलब उनके निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे उनके बारे में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 55। क से कार्यकाल, मतलब टेन्योर उनका, कितने साल वो रहेंगे, आर्टिकल नंबर 56 में लिखा है। दू से दोबारा निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 57। एंड यो से योग्यता, आर्टिकल नंबर 58। द से दशाएं, कंडीशंस जिन्हें कहते हैं, आर्टिकल नंबर 59। यहाँ पे श से शपथ, शपथ लेंगे 60 में। एंड म से महाभियोग, आर्टिकल नंबर 61, शपथ लेते ही महाभियोग दे दिया। सो ये अगर आपको ट्रिक नहीं पड़ी हुई हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बाकी तो कोई बात नहीं। Identify the human development approach that processes to build the human capabilities in the areas of health, education and access to resources. So इसका ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा कैपेबिलिटी अप्रोच, लेकिन मैंने बेसिक नीड्स अप्रोच कर दिया क्योंकि मैंने हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज के ऊपर फोकस किया। इन लोगों ने फोकस करवाया ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। सो कोई बात नहीं, हो जाती हैं गलतियाँ, हो गई। यहाँ पे पूछा गया है कि विच इंडियन क्लासिकल डांसर इंट्रिकेट एंड फ्लूइड मूवमेंट्स इन ओडिसी डांस फ्रॉम ब्रॉड इट टू द फोरफ्रंट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। तो केलू चरण महापात्रा जी। मोहापात्रा जहाँ भी लगा होता है ओडिसी होता है, ऐसा सर ने हमें बताया है। एंड ओडिसी एक्सपोनेंट्स थोड़े और मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। केलू चरण मोहापात्रा, रघुनाथ दत्ता, देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास, गंगाधर प्रधान, इसी तरह से काफ़ी सारे ओडिसी डांसर्स एक्सपोनेंट्स हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो ट्रेड सेंटर्स इस्टेब्लिश किए थे, इनमें से कौन एक है जो कि उन ट्रेड सेंटर्स में से एक है। सो हम सबको पता है कि सूरत गुजरात में पहला ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश किया था ब्रिटिशर्स ने, लेकिन उसके अलावा उन्होंने बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में भी इस्टेब्लिश किए थे। तो ये चारों के चारों याद रखने हैं, सूरत गुजरात, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो हाँ, यहाँ पे एक पौधे के बारे में बात हुई है। दिस इज़ एन एवरग्रीन प्लांट दैट मेनली ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव एंड ग्रोज फास्टर अंडर लाइट शेड। यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं। क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। इट रिक्वायर्स हाई रेनफॉल, जहाँ से हाई रेनफॉल आया हम समझ गए नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। देन बट इट रूट्स कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग। रूट्स जो हैं वो वाटर लॉगिंग मतलब जल का भंडार इकट्ठा होना नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसका मतलब जल, अब बारिश हो रही है और इकट्ठा भी ना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहाड़ों पे बारिश हो। अब पहाड़ों पे हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, टी के अलावा और क्या ही बनाएंगे। राइस में तो वाटर लॉगिंग चाहिए होती है कि जल भरा जाता है खेत में। ठीक है, इन दोनों का तो कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता है। ठीक, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन किसने की थी, मतलब कहाँ पे हुई थी। सो इंडियन नेशनल आर्मी की फॉर्मेशन जो है वो सिंगापुर में हुई थी। रास बिहारी बोस जी ने की थी, बाद में एससी बोस जी ने उसको लीड किया था। 1942 में हुई थी। 48 इसमें पूछा गया है कि क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट में दो अलग अलग किसने डिवाइड कर दिया था, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। 1772 टू 85 चले थे। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे। इनके बारे में बस इतना ही जानिए। अभी है तो बहुत चीज़ जानने को, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखी मैंने। डलहौजी की बात करें तो डलहौजी जो थे उन्होंने हड़प नीति के लिए जाना जाते हैं, संबलपुर, सतारा, फिर झांसी के
चक्कर में पड़े तो फिर झांसी की रानी ने विद्रोह कर दिया। 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, तो झांसी के पास में यही रीज़न था एक हड़प नीति वाला। एंड रिचर्ड वेलेज़ली इनकी सबसे जलती थी, तो इन्होंने क्या करा, ये सबसे लड़ाई करते थे। सबसे नहीं, फ्रांसीसी इनके सबसे ज़्यादा वो थे दुश्मन। तो ये बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ते थे, बहुत खर्चा करते थे, इसलिए कंपनी की तरफ से इनको फिर कहा गया त्यागपत्र देने को। त्यागपत्र दे के चले गए इन्होंने। काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर दिया था, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ये लेके आए थे। एंड इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो था 1799 वाला, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी जो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, और इनके बारे में एक और चीज़ है कि इन्हें बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। ये मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये काफ़ी फेमस है, इनके बारे में अब क्या ही लिखूँ। 1757 प्लासी का युद्ध, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, ये तीनों ने मिलके वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट ये लोग ने युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एम्परर अशोक, जो राजा अशोक थे, उन्होंने कलिंग को अपने कोरोनेशन मतलब कि राज्याभिषेक के कितने साल बाद जीता था, तो वो 8 साल बाद जीता था उन्होंने। ये रहा मौर्यन रूलर्स का माइंड मैप। एंड मौर्यन एम्पायर मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें मुझे इंटरेस्ट आता है। एंड हाँ जी, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके बेटे बिंदुसार थे, उनके बेटे अशोका थे। एंड इन तीनों के में बताएं सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म से थे, मतलब जैन धर्म को फॉलो करते थे। बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे। एंड जो ये अशोका थे, ये बौद्ध धर्म को फॉलो कर लिए जाके। सो ये पूरा मतलब पूरी जो पीढ़ी है ना, काफ़ी सेक्युलर थी। इनके बारे में क्या ही बताएं, इन्हें इन्हीं के समकालीन थे राजा पुरु, जो पंजाब के राजा पोरस जो कहे जाते हैं। सो उनकी फाइट हुई थी सिकंदर के साथ में। तो सिकंदर इसके बाद से यहाँ से आगे नहीं बढ़ा था, वहीं से लौट गया था। एंड लेकिन इसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो यहाँ पे आ गया था। तो इन्होंने उनको 500 हाथी दान दिए थे। एंड उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से इन्होंने शादी कर ली। एंड देन इनको जो पूरा हेरात मकरान, जो पूरा पाकिस्तान वाला एरिया है, बलूचिस्तान वगैरह, वो इनको शायद मिला था दहेज में। सो फिर टॉक अबाउट अशोक, तो अशोक के जो पिताजी थे बिंदुसार, इन्होंने इनको अशोक को शांत करने के लिए, विद्रोह शांत करने के लिए भेजा श्रीनगर। और वहाँ पे इन्होंने जाके कश्मीर भेजा। वहाँ पे जाके इन्होंने सारा जितने भी लोग विद्रोह कर रहे थे खचाखच सबको निपटा दिया। एंड वहाँ पे इन्होंने श्रीनगर की स्थापना की है। और इस पूरी घटना का उल्लेख मिलता है रजत रंगिणी बुक में, जो कि लिखी थी कल्लर ने। और उसके बाद में जब अशोका एक मतलब राजा बन गया, इन्होंने कलिंग वॉर लड़ा। उसके बाद में जो पूरा उन्होंने लोगों को मरे हुए देखा और उनकी फैमिलीज को रोते हुए देखा, सो इनका हृदय परिवर्तन हो गया, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। एंड उसके बाद में इन्होंने कभी युद्ध नहीं लड़ा। और इन्होंने अपनी बेटी और बेटे, इनकी बेटी और बेटे कौन थे, संघमित्रा एंड महेंद्र, इन दोनों को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इन्होंने एडिक्स लिखवाए, मतलब उनको पढ़ने में सबसे पहली सफलता मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, वो आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा PDF में से। मैं हर चीज़ तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, यहाँ पे टाइम बहुत चला जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें क्या पूछा गया था, इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये था कि एटॉमिक नंबर 66 किसका है। अगर आपको नहीं आता है तो इन्होंने दूसरा हिंट दिया था, जो कि इंपॉर्टेंट हिंट था, कि जिस भी नंबर के बारे में, जिस भी एटम के बारे में ये बात कर रहे हैं, जिस भी एलिमेंट के बारे में ये बात कर रहे हैं, वो एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो यहाँ से हमारे लिए थोड़ी सी चीज़ें आसान हो गई थी। तो ये तीनों नहीं थे, इसलिए ये था। ठीक है, बेसिकली आंसर मैंने इस तरह से निकाला था। एंड यहाँ पे हमारी पीरियोडिक टेबल है, इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने खुद बनाई हैं। अच्छा, इसमें से जो आपको उजली उजली सी ज्वलंत सी दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये रियर अर्थ एलिमेंट्स हैं। एंड बाकी जो छिपी हुई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एल्कली ग्रुप, हमारा ग्रुप 1, हमने ली नहीं कोई रूबी सिस्का फरारी, ये मेरी अपनी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, 10th क्लास में मैंने बनाई थी। हमने ली नहीं कोई रूबी सिस्का फरारी। एंड पता नहीं मैंने बनाई थी या किसी ने पढ़ाई होगी, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन मैंने ही बनाई होगी इतनी गंदी। बेटा मांगे कार स्कूटर, पप्पा राजी, ये तो वर्ड फेमस वाली है, ये तो मैंने नहीं बनाई। देन ये वाली थी साइंस टीचर, ओहो साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो वो तो सर ने बताई है, हेमा, नीना और करीना, जीती रहना। एंड ये अगर हेलोजेंस, हाँ हेलोजेंस की बात करें तो इसके लिए मैंने खुद ने बना रखी है कि फ़ैन कूलर बर्बाद इन अटलांटिक ओशन में। फ़ैन कूलर क्या करेंगे, इसलिए मैंने लिखा है फ़ैन कूलर बर्बाद इन अटलांटिक। बाकी कुछ नहीं है, ये रेयर अर्थ एलिमेंट है यहाँ पे। सो चलिए ठीक है, दैट्स इट, आज का डिस्कशन हो गया है। इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दीजिएगा। आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी। एंड
नेक्स्ट वाले से मैं ये कंटिन्यू करूँ या यहीं रुक जाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ये सेशन कैसा रहा है, कैसा था। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं ये अब ना डालूँ तो मैं नहीं डालूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं डालूँ तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड हाँ जी, बस इतना ही। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए।